हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका आज से मिडवल शुरू हो रहा है, तो मिडवल हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और कल हमने जो है अपना प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया था और आज से हमारी शुरू हो जाएगी कैसे लिख रही हूँ मैं। तो कल हमने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास जो है हम शुरू करेंगे आज से। तो अगर आप स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट करवाया जा रहा है, टॉपिक करवाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको ईज़िली मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम करेंगे उत्तर भारत। तो एशियन इंडियन हिस्ट्री के मैंने 2 टॉपिक्स आपको जो लास्ट वाले थे वो मैंने लाइव क्लास में कराए थे, बट अब ये वाली वैसे ही चलेगी जैसे क्लासेस आपकी आती है। ठीक है, तो 11 बजे आएगी सुबह और तैयार रहिएगा। तो आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम उत्तर भारत राजपूत काल को पढ़ेंगे। और इसमें आपके क्वेश्चंस हैं, आई थिंक शायद 80 प्लस, यानी 80-85 क्वेश्चन है इसमें। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं और फास्ट करेंगे, फटाफट से लगाएंगे क्वेश्चन को। और अगर आपको जानकारी नहीं हुई है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आपका 3 मई को जीआईसी का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है और ये अब 7 जून को होगा। ठीक है, तो समय है, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो ये माना जाता है राजपूत काल। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, राजपूत काल को। ठीक है, नेक्स्ट है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक था दाहिर। वहां का शासक था दाहिर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो उसने ब्राह्मणों को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर ये माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों जो कि हैं परमार, चालुक्य जो कि सोलंकी कहलाते हैं, प्रतिहार एवं चौहानों का जन्म हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली का, यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो दिल्ली नगर की स्थापना करने वाले थे तोमर। ठीक है, तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले हैं राणा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहली बार थे अरब। अरब जो है वो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे, अरबी। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था किसने? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिहार परिहारों की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, पंडोलक चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो, परमार पवार की राजधानी थी धार और चालुक्य और सोलंकी की राजधानी थी आहिनवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। तो 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ आपको मिल जाएगा चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ है आपका चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है सोमनाथ के मंदिर पर
1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय था भीमदेव प्रथम, जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी है विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोडा है, तो ब्लैक पगोडा कौन है? कोणार्क में। ब्लैक पगोडा है कोणार्क में। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अब यहाँ पे राजवंश और राजधानी को मिलाएंगे, राजवंश और राजधानी। ठीक है, तो चौहान या चामान की राजधानी है अजमेर में, गढ़वाल राठौर की राजधानी है कन्नौज में, गुहिलौद सिसोदिया की राजधानी है चित्तौड़ में, कलचुरी और हाइहाई की राजधानी है त्रिपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टाट को। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना, यहाँ पे राजवंश और राज्य क्षेत्र को मिलाना है। ठीक है, तो चौहानों का राज्य क्षेत्र था दिल्ली और अजमेर, प्रतिहारों का राज्य क्षेत्र था कन्नौज, परमारों का राज्य क्षेत्र था मालवा, चालुक्य और सोलंकियों का राज्य क्षेत्र था काठियावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश और राज्य क्षेत्र यहाँ पे भी मिलाना है। तो यहाँ पे आपका चंदेलों का राज्य क्षेत्र था जजाकपुत्री बुंदेलखंड, कलचुरी का राज्य क्षेत्र था चेदी, गढ़वाल राठौर का राज्य क्षेत्र था कन्नौज और गुहिलोत का राज्य क्षेत्र था मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है राजवंश और संस्थापक। तो चौहानों के संस्थापक है वासुदेव, परमार के संस्थापक है सियक द्वितीय या श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी के संस्थापक है मूलराज प्रथम और चंदेलों के संस्थापक है नन्नुक चंदेल। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रकूट विजयालय आपका सुमेलित नहीं है। चंदेल के नन्नुक चंदेल, कलचुरी के हैं कोक्कल प्रथम और गढ़वाल के हैं चंद्रदेव। ठीक है, नेक्स्ट है हरिकेली नाटक का रचयिता है। तो ऊपर चला गया क्वेश्चन, हरिकेली नाटक का रचयिता है। तो हरिकेली नाटक के रचयिता है चौहान शासक विहग्र राज चतुर्थ विसल देव। ठीक है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो हरिकेल नाटक के कुछ अंश जो है वो अढ़ाई दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये नंदी की मूर्ति है कंदरिया महादेव के मंदिर में। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत जो चलाया था वो चलाया था लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो सोमपुर महाविहार का जो निर्माण कराया है वो धर्मपाल ने कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर आपके नागर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिगोड़ी संघर्ष में उलझे हुए थे वे हैं? तो वो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में। दिल्ली में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता हैं। तो ये हैं नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। भोज परमार के द्वारा रचित पुस्तकें हैं साम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। तो सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र।
उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधारा, निराधार, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते। ये उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो ये उक्ति है भोज परमार के संबंध में। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला है? जयसिंह सिद्धराज एंड कुमारपाल दोनों को। वो प्रथम भारतीय शासक कौन जिसके तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वो था भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो अजय दुर्ग का निर्माण कराने वाला था थंगदेव। निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ये है त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत कलचुरी संवत भी कहलाता है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी गोविंद चंद्र के द्वारा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और किसके मध्य में हुआ है? तो ये हुआ है जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य में। नैषेध चरित व खंडन खड्ड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये थे जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है ग्रंथकार और ग्रंथ के साथ में। तो कल्हण जो है वो राजतरंगिनी, कल्हण की है राजतरंगिनी, बिल्हण की है विक्रमांक देव चरित्र, जयनक की है पृथ्वीराज विजय और सोमदेव की है ललित विग्रह राज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो ये हुआ है कन्नौज। कन्नौज के स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने करी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ 8वीं सदी ईस्वी में। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत प्रतिहार राजवंश ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो ये थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है गोपाल। नेक्स्ट है, पाल वंश की राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी थी मददगिरी या फिर मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले थे मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा है? तो वो है अल मसूदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ये है महेंद्र पाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो ये मानते हैं लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात की द्वारपाल थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? तो उत्तरापद स्वामिन कहा है धर्मपाल को। धर्मपाल को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा। नेक्स्ट है, 9वीं सदी से भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? तो रूमा कहकर संबोधित किया है पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। तो हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग जिसके रचयिता है जीमुत वाहन। रामचरित की रचना किसने की है? तो रामचरित की रचना करी है संध्याकारी नंदी ने। नेक्स्ट है, पालवंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये किया है सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया है? तो ये किया है बल्लाल सेन ने।
किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना करी है? तो ये की है बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये थी लोहार वंश की राजकुमारी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति में। यहाँ पर है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो नागर शैली जो है वो उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक है और द्रविड़ शैली जो है वो कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है अल-बरूनी की। मंदिर और निर्माता की बात करते हैं। तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसके निर्माता कहे जाते हैं केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माता हैं अनंत वर्मा चोडगंग जो कि पूर्वी गंग नरेश थे। सूर्य मंदिर कोणार्क के निर्माता है नरसिंह देव जो कि पूर्वी गंग नरेश थे। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण हमें मिलेगा दिलवाड़ा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था कौन? गोपाल। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, कल्हण कृत राष्ट्रांगणी में कुल कितने तरंग है? तो कल्हण कृत राष्ट्रांगणी में कुल तरंग है 8। सुमेलित कीजिए। मंदिर और निर्माता को सुमेल करना है। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो के निर्माता है यशोवर्मा। गंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता है थंग। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा के निर्माता है विमल शाह वैश्य। और लूनवासी देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा के निर्माता है तेजपाल व वास्तुपाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मछेंद्रनाथ का मंदिर। मछेंद्रनाथ का मंदिर है अमरकंटक में। 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर है मोढेरा में और चौमुख मंदिर है पालीताना में। ठीक, तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी क्लासेस होंगी क्योंकि कम क्वेश्चन है तो छोटी क्लास, ज़्यादा क्वेश्चन है तो बड़ी क्लास। तो मिलते हैं कल और कल का टॉपिक होगा हमारा पूर्व मध्यकाल जिसमें हम दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य और अन्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।